तो कहानी की शुरुआत में हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अकेले ही हाइकिंग कर रही थी। दरअसल बेथ को हाइकिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो अकेले ही हाइकिंग के लिए निकल जाती थी। इसके बाद हम बेथ के बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ बेथ के फ्यूनरल में आया हुआ था। असल में बेथ को हाइकिंग के दौरान एक सांप ने काट लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। खैर, यहाँ बेथ के पिता मॉरी जैक को देखकर खुश होते हैं। वहीं बेथ की माँ जिनी अपनी बेटी को खोकर बहुत सदमे में होती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता है। तभी मिस्टर लेविन उसके पास आते हैं और उसे संभालते हुए दिलासा देते हैं। फ्यूनरल के बाद जैक अपने घर आ जाता है जहां हम उसके भाई काइल को देखते हैं जो कि गेटेड कम्युनिटी का सिक्योरिटी गार्ड है। बेथ की मौत के बाद से जैक बहुत परेशान रहने लगता है क्योंकि वो बेथ से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत मिस कर रहा था। एक दिन जैक बेथ के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है जहां वो उनकी हाउसकीपर परलाइन को घर से भागते हुए देखता है। इसके बाद जैक घर के अंदर आता है जहां जिनी बेथ की चीजों को पैक कर रही थी। यहाँ जैक को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है और मॉरी के साथ चेस खेलता है, जिस दौरान दोनों एक साथ स्मोक करते हैं और बेथ के बारे में बातें करते हैं। तब जैक मॉरी को बताता है कि मेरे और बेथ के रिलेशन में पिछले दिनों से कई प्रॉब्लम्स आ रही थीं, जिस पर मॉरी कहता है कि तुम्हें सारी बातें भुलाकर बेथ की अच्छी यादों को याद रखना होगा। इसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है। तब जिनी उसे मेमोरी के लिए बेथ का स्कार्फ देती है। अब अगले दिन जैक फिर से बेथ के घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी फैमिली को लगता है कि जैक कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए उसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगले दिन जैक फिर से बेथ के पेरेंट्स से मिलने जाता है जहाँ वो घर के अंदर से म्यूजिक और बेथ के पेरेंट्स को बातचीत करते हुए सुनता है, लेकिन कोई भी उसके लिए गेट नहीं खोलता, इसलिए वो घर को चारों तरफ से चेक करता है, जिस दौरान उसे घर के अंदर बेथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसे आवाज लगाकर बुलाने लगता है। इसी बीच काइल वहाँ आ जाता है और जैक से कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी के घर पर बार बार नहीं आना चाहिए। इसके बाद काइल जैक को यहाँ से बाहर निकाल देता है। अब रात में जैक वापस बेथ के घर आता है और चोरी से घर के अंदर घुस जाता है, जिस दौरान मॉरी उसे रोकते हुए वहाँ से जाने का कहता है। तब जैक कहता है कि बेथ मरी नहीं है और मेरे साथ कोई गेम खेला जा रहा है। इतना कहकर जैक मॉरी को दूर धकेल देता है और देखता है कि जिनी बेथ को क्लोजेट में छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद चारों आपस में बहस करने लगते हैं, पर कोई भी जैक को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। साथ ही बेथ के पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ जैक को लग रहा था कि बेथ अपनी मौत का नाटक कर रही है। दूसरी ओर बेथ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही उसे कुछ याद नहीं था कि उसके मरने से पहले क्या हुआ था। इस बात पर जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताता है, जिससे उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए अगले दिन जैक की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद जैक बेथ की कब्र पर जाता है, जहाँ वो एक बड़ा सा छेद देखता है, जिसके बाद वो बेथ के घर जाता है और मॉरी से कब्र के छेद के बारे में पूछता है। इसलिए मॉरी को सब सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि बेथ मर चुकी थी, लेकिन वो फिर से वापस आ गई है और अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है क्योंकि मेरी बेटी फिर से जिंदा हो गई है। जैक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेथ जिंदा हो गई है और उसने खुद को कब्र से बाहर निकाला है। इसी बीच जिनी वहाँ आती है और कहती है कि ये एक चमत्कार है और बेथ का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद बेथ भी वहाँ आ जाती है और जैक को ऐसे किस करती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही वो जैक को ऊपर ले जाती है और उसके साथ बात करते हुए कहती है कि सभी मेरे साथ अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ जैक बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा बेथ को अपनी हाइकिंग और जैक से ब्रेकअप होने वाली बात भी याद नहीं थी, इसलिए बेथ जैक से कई सवाल पूछती है। तब जैक उसे शांत करता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। इसके बाद दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स से दूर जाकर एक दूसरे से प्यार कर सकें। इधर बेथ के पेरेंट्स उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें रात के समय में जाना होगा क्योंकि दिन में कोई भी बेथ को देखकर डर जाएगा। लेकिन जब रात होती है तब बेथ के पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं और उन्हें पूल में जाने से भी रोक देते हैं। पर थोड़ी देर बाद बेथ पूल के पास आकर बैठ जाती है, इसलिए जैक भी उसके पास आ जाता है। तब बेथ उससे कहती है कि मुझे मेरे एग्जाम की फिक्र हो रही है। इसी दौरान जैक बेथ की थाई पर एक घाव देखता है जैसे उसे किसी ने काटा हो। यहाँ जैक उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहती हो, जिस पर बेथ को लगता है कि जैक उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। इसके बाद बेथ भूल जाती है कि वो किस बारे में बात कर रही थी और वो पूल में चली जाती है। अगले दिन जैक बेथ से कॉल पर बातें करता है,
जिसके बाद वो काइल के पास जाता है जो कि अपनी गन साफ कर रहा था। यहाँ जैक काइल को बेथ के जिंदा होने वाली बात बताता है, लेकिन काइल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। अब जैक अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तब जैक को खुश देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें उसके बिहेवियर को लेकर अभी भी टेंशन थी। अब जैक बेथ से मिलने उसके घर जाता है, जिस दौरान वो अपने पुराने मेलमैन से मिलता है जो कि काफी समय से गायब था और अचानक वापस आ गया था। इधर बेथ का बिहेवियर बहुत अजीब होता जा रहा था, इसलिए जैक मॉरी से कहता है कि हमें बेथ को बता देना चाहिए कि वो मर चुकी है, पर मॉरी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करके बेथ और भी परेशान हो जाएगी। यहाँ मॉरी जैक से कहता है कि अगर तुम बेथ को देखना चाहते हो तो तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। इसके बाद बेथ वहाँ आती है और कहती है कि मैं जैक के साथ हाइकिंग पर जाना चाहती हूँ। इस बार मॉरी भी उन्हें जाने देता है। अब कार में बेथ जैक को छूने लगती है, इसलिए वो एक ग्राउंड में रुककर प्यार करने लगते हैं। जब वो वापस घर आते हैं तो बेथ के पेरेंट्स बेथ के गाल पर जलने का एक निशान देखते हैं। दरअसल धूप के कारण बेथ के चेहरे पर निशान बन गया था। यहाँ मॉरी दोनों को डांटते हुए कहता है कि अब से तुम बाहर नहीं जाओगे। तब जिनी मॉरी को शांत करते हुए कहती है कि मैं बेथ के चेहरे पर मेकअप लगा दूंगी। यहाँ जैक बेथ को सारी सच्चाई बताने का कहता है, जिससे मॉरी को जैक पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे यहाँ से जाने का कहकर दोबारा यहाँ आने से मना करता है। लेकिन फिर भी जैक रात के समय में बेथ के घर में घुस जाता है और बेथ को चुपके से घर से बाहर निकालकर बीच पर ले जाता है, जहां वो बेथ के लिए लिखा अपना एक सॉन्ग गाता है। दरअसल इस सॉन्ग के जरिए वो बेथ को उसकी सच्चाई बता रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन बेथ को उसका म्यूजिक पसंद नहीं था, इसलिए वो जैक पर गुस्सा करने लगती है और पूरे लाइफगार्ड टावर को तहस नहस कर देती है। जैक उसे शांत करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से गुस्सा करने लगती है। इसी बीच उसके पीछे का टावर जलने लगता है। तब जैक उसकी मदद करते हुए उसे वापस कार में ले जाता है, जहां रेडियो सुनकर बेथ की हालत और भी खराब हो जाती है और वो कार की विंडो तोड़ देती है। अब जैक उसे घर ले आता है, जहां वो उससे कहती है कि मुझे म्यूजिक पसंद है, और फिर वो उसे किस करती है। इसके बाद जैक उसे ऊपर ले जाता है, जहां बेथ अपने कपड़े उतारने लगती है और जैक को फर्श पर गिरा देती है, जिस दौरान जैक की नजर बेथ के ऑटोप्सी निशान पर जाती है, जिससे डरकर वो वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम जैक को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी जैक की फ्रेंड एरिका उसके पास आती है। यहाँ दोनों लंच करते हुए बेथ के बारे में बातचीत करते हैं। तब जैक कहता है कि मैं चाहता था कि वो मर जाए। ये सुनकर एरिका थोड़ा डर जाती है। इसी बीच उस रेस्टोरेंट का एक कुक अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर जैक एरिका से पूछता है कि क्या तुमने इस तरह के बिहेव करने वाले लोगों को नोटिस किया है, पर एरिका ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। अब जैक वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान बेथ उसकी ओर दौड़ते हुए आती है और उसकी कार से टकरा जाती है। जैक जल्दी से कार से बाहर आता है और देखता है कि बेथ टायर के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो कार को जल्दी से आगे बढ़ाता है। यहाँ बेथ ऐसे उठती है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग उससे डर जाते हैं। तभी एरिका रेस्टोरेंट से बाहर आकर जैक को बुलाती है, जिससे बेथ को गुस्सा आ जाता है। यहाँ जैक एरिका से बेथ को मिलाता है। एरिका को लगता है कि ये कोई और बेथ है। तब बेथ एरिका से जेलस होकर उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब जैक उसे संभालता है और उसे उसकी कब्र पर ले जाता है, जहाँ वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम मर चुकी थी और फिर तुम कब्र खोदकर वापस आ गई। जिस पर बेथ उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैक कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, या फिर शायद तुम एक ज़ॉम्बी हो। साथ ही जैक उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगने लगा है। ये सुनकर बेथ उसे धक्का दे देती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है। इसी रात जैक अपने घर जाता है और अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो अंदर आकर देखता है कि उसके दादाजी वापस जिंदा हो गए हैं और काइल ने उनके ऊपर गन पॉइंट की हुई है। जैक के पेरेंट्स काइल को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब जैक उन्हें बताता है कि ये सब असली है, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। तभी वहाँ मरे हुए 2 लोग और आ जाते हैं, जिसमें एक इस घर की पिछली ओनर होती है। यहाँ जैक अपनी फैमिली को घर से बाहर निकलने का कहता है। तब काइल उनमें से एक आदमी को गोली मार देता है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। तब वो न्यूज पर देखते हैं कि शहर में मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं। इसी बीच मॉरी जैक को कॉल करके कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसलिए जैक बाहर जाता है और मॉरी की कार में बैठ जाता है, जहाँ मॉरी उससे कहता है कि ये सब बेथ को सच्चाई बताने के कारण हो रहा है, इसलिए तुम उससे कहोगे कि वो मरी नहीं थी। जिस पर जैक कहता है कि पर्लाइन सब कुछ ठीक कर सकती है, क्योंकि वो उस जगह से है जहाँ ज़ॉम्बीज बनाए जाते हैं। इसलिए जैक मॉरी से उसका पता पूछता है, लेकिन मॉरी सबसे पहले उसे बेथ से बात करने का कहता है। जिसके बाद मॉरी जैक को बेथ के पास ले जाता है।
जहां बेथ खिड़की से बाहर निकलकर किसी का शिकार करके उसे ज़ॉम्बी की तरह खा जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। मॉरी अभी भी चाहता था कि जैक बेथ से कहे कि वो सब हमेशा उसके साथ रहेंगे। यहाँ जैक बेथ से बात करने के लिए मना करता है क्योंकि बेथ की दिमागी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इसके बाद जैक मॉरी से परलाइन का पता पूछता है, जिस पर जिनी उसे पता बता देती है। इसलिए जैक जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। तब बेथ भी उसकी कार में बैठ जाती है, इसलिए जैक को मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। कुछ समय बाद वो परलाइन के घर आ जाते हैं, जहाँ जैक बेथ को कार में रुकने का कहकर परलाइन से बात करने चला जाता है। लेकिन यहाँ परलाइन नहीं थी, बल्कि उसका कजन भाई था। परलाइन के भाई को जैक की बातों पर विश्वास नहीं था और वो उसे साफ मना कर देता है कि मेरी बहन का ज़ॉम्बीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वो बताता है कि मॉरी ने परलाइन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी थी। अब जैक वापस कार के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि मॉरी बेथ को ले जा रहा है। जब जैक उसे रोकता है तो वो अपनी बंदूक से उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह जैक को होश आता है तो वो अपने सामने एक और ज़ॉम्बी को देखता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहां वो जली हुई बॉडीज का एक ढेर देखता है, जिससे उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी फैमिली को मार दिया है। इसके बाद जैक जल्दी से अपना बैग पैक करता है और घर से निकल जाता है। फिर वो अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए एक दुकान में जाता है, जहां गोलियों की आवाज सुनकर वो जल्दी से बेथ के घर चला जाता है। यहाँ जैक मॉरी की कार में ब्लड देखता है, साथ ही उनके घर की हालत भी खराब होती है। तभी उसे जिनी की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो किचन में आ जाता है। यहाँ जिनी अपने हाथ को काटकर उसे बेथ को खिला रही होती है। तभी जिनी जैक को देखती है और उसे बताती है कि बेथ ने मॉरी को खा लिया है। यहाँ जैक जिनी के हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो जिनी को यहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो बेथ के साथ अकेले हाइकिंग पर जाना चाहता था। बेथ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, जिस पर जैक कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन तुम मुझे खाना मत। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी काइल वहाँ आ जाता है और बेथ के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। तब जैक काइल को रोकता है और उससे घर के पास जली हुई बॉडीज के बारे में पूछता है, जिस पर काइल कहता है कि वो बॉडीज ज़ॉम्बीज़ की थीं और हमारे पेरेंट्स मिस्टर लेविन के यहाँ सही सलामत हैं। साथ ही काइल जैक से माफी मांगता है, क्योंकि उसने जैक की बातों का विश्वास नहीं किया था। इसके बाद काइल बेथ को मारने का कहता है, जिस पर जैक अपने भाई को मनाता है कि वो बेथ को हाइकिंग पर ले जाना चाहता है। इसलिए काइल अपनी गन जैक को दे देता है और उससे कहता है कि तुम बेथ के सिर में गोली मारकर उसे दर्द से आजाद कर देना। कुछ देर बाद हम जैक और बेथ को हाइकिंग करते हुए देखते हैं, जहां जैक बेथ से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और फिर उसे अलविदा कहकर शूट कर देता है, जिससे बेथ की मौत हो जाती है। इसके बाद जैक मिस्टर लेविन के पास जाता है, जहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ वो एरिका को भी देखता है, जो कि सदमे में होती है। जैक काइल को बताता है कि मैंने बेथ को मार डाला है, लेकिन अब हम सभी को सेफ्टी की जरूरत है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और न्यूज में बताया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। कहानी के अंत में हम जैक को बेथ और मॉरी की कब्र पर देखते हैं, जिन्हें वो अलविदा कहता है और फिर अपनी फैमिली और एरिका के साथ कार में बैठ जाता है। यहाँ वो एरिका को डेट के लिए पूछता है, जिस पर एरिका हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।